हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरंभ एजुकेशन के ऊपर। और मेरा नाम है मनीष सरवैया। और आज हमारी जो सीरीज हमने शुरू की थी उसका दूसरा लेक्चर है। और आप जितना इसको अप्रिशिएट करते जाएंगे हम इसको लंबा चलाते जाएंगे। और इस दूसरे लेक्चर में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है अरेंज द फॉलोइंग पासेस इन द वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। जो पास दिए हुए हैं नीचे उसको पश्चिम से पूर्व की दिशा में हमें इसको सेट करना है। ओके, तो मैंने पहले भी आपको बताया कि जब आप इसको एक बार पॉज करके अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक आप इसका बेनिफिट नहीं ले सकेंगे। एक बार ज़रूर अटेम्प्ट करेंगे। गलत होगा ना तो फिर अगर गलत भी होता है तो सही होने के बाद आपको पता चलने के बाद आपके दिमाग में ये स्टक कर जाएगा, दिमाग में से निकलेगा नहीं। ओके ओके, चलो, मुझे लगता है आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। हमारा देखते हैं हम। तो जो पहला यहाँ पे दिया हुआ है खैबर पास। जो खैबर पास है वो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में बॉर्डर बनाता है। बॉर्डर उसकी एक्चुअली बॉर्डर पे है ये खैबर पास। ओके, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ता है खैबर पास। दूसरा है सिपकिला पास। सिपकिला पास जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ओके, और हिमाचल प्रदेश के अंदर सिपकिला पास है, वो इंडिया और चाइना को जोड़ता है। ओके, फिर दूसरा जो है वो जोजिला पास। जोजिला पास जो है वो जोजिला पास की एक तरफ श्रीनगर, दूसरी साइड जो है वो लेह और लद्दाख है। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि श्रीनगर और लेह लद्दाख को जोड़ता है। ओके, तीसरा जो चौथा जो दिया है वो है नाथुला पास। नाथुला पास आपको पता ही होगा कि सिक्किम के अंदर है। ओके, हाँ, और बॉमडिला जो पास है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। ओके, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। अब आप इसको सीक्वेंस में ले आए। अगर वेस्ट से शुरू करेंगे तो पहले आएगा खैबर। ओके, पहला वन आएगा। फिर दूसरा आएगा हिमाचल प्रदेश से पहले आएगा श्रीनगर वाला, तो जोजिला पास है। तो जो तीसरे नंबर पे है वो दूसरा आएगा। ओके, तीसरा जो है ये दूसरा आएगा। ओके, फिर उसके बाद सिपकिला पास आएगा, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। और उसके बाद आएगा नाथुला पास, क्योंकि वो सिक्किम के अंदर है। फिर आएगा बॉमडिला पास। ओके, तो हमारा आंसर इसमें बनता है 1 3 2 4 5। ओके, ये आंसर बनता है। एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ कि देखिए, अब थोड़ी इसके बारे में बता देता हूँ मैं। हिमाचल प्रदेश जो है वहाँ पे जो गवर्नर है वो है राजेंद्र एरलेकर। ओके, और वहाँ पे जो सीएम है वो है जयराम ठाकुर। ओके, और दूसरी बात कि सिक्किम के अंदर जो प्रेम सिंह तमांग जो है वहाँ पे कौन है, सीएम है। और गंगा प्रसाद वहाँ के गवर्नर है। गंगा प्रसाद वहाँ के गवर्नर है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में अगर आपको मैं बताऊँ तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है वो बीडी मिश्रा साहब जो है, बीडी मिश्रा जो है वहाँ के गवर्नर है। फिर अक्सर बहुत ख़राब हो रहे हैं, उसकी राइटिंग थोड़ी ख़राब हो रही है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। पेमा खांडू जो है वहाँ के सीएम। ओके,
हाँ, चलो मैं मैप के अंदर आपको दिखाई देता हूँ। देखिए, ये है खैबर पास। ओके। और यहाँ पे सिपकिला पास, यहाँ पे है जोजिला पास। ओके। देखिए, ये बॉर्डर बनाता है, ये इंडिया और चाइना और इंडिया को कनेक्ट करता है। एक खैबर पास जो है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को कनेक्ट करता है। ओके। और एक और बात जान लीजिए, जो सतलुज जो रिवर है ना, वो यही पास से गुजर के निकलती है, सतलुज जो है। ओके। देखिए, और भी मैप है। ए रहा, ये रहा जोजिला पास। ओके। ये बनिहाल पास, ये पीर पंजाल पास, बुर्जिल पास, कारदुंगला पास। ओके। और भी है, देख लीजिए, लनाक पास, चांगला, एमिसला। ओके। तो हमारा पहला खैबर यहाँ पे हो गया। फिर जो है यहाँ पे हमारा जोजिला, यहाँ पे सिपकिला। ओके, तो ये सीक्वेंस बनती है। देखिए, और मैं मैप पे, और हमारा नाथुला पास जो है सिक्किम के अंदर है। फिर जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर बॉमडिला यहाँ रहा। ओके। तो खैबर, जोजिला, सिपकिला, नाथुला और जो है बॉमडिला, ये हमारी पूरी सीक्वेंस बनती है। और हमारा आंसर कौन सा हो गया? देखिए, ये हमारा आंसर बी बनता है इसके अंदर, बी हमारा आंसर बनता है यहाँ। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज जो है उसके बारे में हमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। वो स्टेटमेंट क्या है? इन द केव ऑफ करनूल द ट्रेस ऑफ एज हैव बीन फाउंड, दिस सजेस्ट दैट पीपल वेर फेमिलियर विद द यूज़ ऑफ फायर। जो वह करनूल केव जो है आंध्र प्रदेश के अंदर जो हमें मिली है, वहाँ से जो उसके ऐश के जो ट्रेस मिले हुए हैं हमें, राख जो बचती है, उसके जो अवशेष मिले, उससे पता चलता है कि वहाँ के लोग, करनूल के लोग जो है फायर से फेमिलियर थे, वो आग को जानते थे। ओके। और ये पहला एक कहना स्टेटमेंट कहना चाहता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि हुंसगी, भीमबेटका, मेहरगढ़, बुरजाम ऑल आर पैलियोलिथिक साइट। दूसरा स्टेटमेंट ये हमें कहना चाहता है। ओके, तो आप एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए कौन सा सही है। क्या करनूल के अंदर ऐसे आग के अवशेष मिले थे क्या? और जो ये चारों चार साइट है वो पैलियोलिथिक साइट है क्या? ओके। ओके, ये पहला स्टेटमेंट हमारा सही है कि करनूल के अंदर जो है वो आग के अवशेष, जो आग जलाते थे वो से अवशेष वहाँ पे मिले हैं, ज़रूर, ये बात सही है। ओके, करनूल आंध्र प्रदेश के अंदर है। ओके। और ये जो हुंसगी है, फिर भीमबेटका है, ये दोनों पैलियोलिथिक साइट है, लेकिन मेहरगढ़ और बुरजाम पैलियोलिथिक साइट नहीं है, नियोलिथिक साइट है। नियोलिथिक साइट है। ओके, तो इस वजह से हमारा दूसरा गलत हो जाता है, तो हमारा इसमें आंसर आएगा 1 ओनली। ओके। और हुंसगी यहाँ पे दिया हुआ है, वो है कर्नाटका के अंदर। ओके। और उसके बारे में एक बात जान लीजिए कि वहाँ पे जैसे वेपन, बहुत ज़्यादा वेपन जो पत्थर से बनाए जाते हैं, वैसे वेपन वहाँ पे मिले हैं। ओके। और नाइफ मतलब छुरी मिली है वहाँ पे। एरोहेड मतलब एरोहेड जो तीर के ऊपर जो लगाया जाता है वो वहाँ से मिला है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, जैसे वहाँ पे फैक्ट्री हो इसकी, ऐसे। ओके। यहाँ पे इसके अंदर हुंसगी की मैं बात कर रहा हूँ। भीमबेटका के अंदर बात करूँ तो भीमबेटका भी मध्य प्रदेश के अंदर है। भीमबेटका मध्य प्रदेश के अंदर है। रायसेन डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश का, वहाँ पे भीमबेटका ये साइट है। ओके। और ये भी पैलियोलिथिक साइट है। और मेहरगढ़ की मैं बात करूँ तो मैंने बता दिया है कि ये नियोलिथिक साइट है। बुरजाहोम भी नियोलिथिक साइट है।
मेहरगढ़ के बारे में एक और बात जान लीजिए आप। मेहरगढ़ के बारे में क्या है कि मेहरगढ़ के में 8000 साल पहले न्योलिथिक साइट है। और न्योलिथिक के बारे में मैंने आपको बताया था इससे पहले लेक्चर में कि जो 10,000 से लेकर 3,000 BC तक का जो टाइम है वो न्योलिथिक एरा है। ओके, तो इसी में आ जाता है। तो मेहरगढ़ के अंदर जो 8,000 साल पहले यहाँ पे सेटलमेंट शुरू हुई थी, मतलब लोग बसने शुरू हो गए थे, लोगों ने बसना शुरू कर दिया था। ओके, और मैंने क्या बताया था आपको और मैंने बताया था कि जो अगले लेक्चर में एक किरथार जो हिल है, किरथार हिल, किरथार और सुलेमान हिल है, वहाँ पे क्या शुरू किया था, बीट और बार्ले की खेती शुरू की थी, वहाँ पे उसकी कृषि शुरू की थी। और 8,000 साल, ये भी 8,000 साल पहले का ही मामला है। अगर ये भी 8,000, यहाँ पे लोगों ने सेटलमेंट होने शुरू होती मेहरगढ़ के अंदर। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, बीट और बार्ले का वहाँ पे कृषि करना शुरू कर दिया था। ओके, और बताया था कि विंध्यांश के अंदर जो है इंडिया का सेंट्रल भाग जो है वहाँ पे क्या हुआ था, राइस का पहली बार राइस की पैदावार ली गई थी, वहाँ पे राइस का प्रोडक्शन पहली बार किया गया था। ओके, ओके, हाँ, और एक रह जाता है जो बुर्जा होम है। बुर्जा होम कहाँ पे है, बुर्जा होम न्योलिथिक साइट है और वो पाया गया था कश्मीर के अंदर। बुर्जा होम कहाँ पे पाया गया था, कश्मीर के अंदर पाया गया था। ओके, और वहाँ पे बुर्जा होम की और किस वजह से वो जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पे लोग गड्ढे के अंदर घर बनाकर रहने के अवशेष मिले, वहाँ पे सीढ़ी भी मिली है कि लोग गड्ढे के अंदर घर बनाकर रहते थे, ऐसे अवशेष मिले हैं बुर्जा होम के अंदर। ओके, हाँ, और हाँ, इसके अंदर ओनली वन ही आंसर सही है, दूसरा गलत होता है। और एक आपको एरा मैंने इससे पहले भी बताया था, एरा आपको पता होना चाहिए कि पैलियोलिथिक जो टाइम पीरियड है वो 2 मिलियन ईयर से लेकर 12,000 ईयर अगो BC है। और जो मेजोलिथिक टाइम है वो 12,000 साल BC से लेकर 10,000 साल BC तक है। और जो है न्योलिथिक टाइम है वो 10,000 से लेकर 3,000 तक का उसका टाइम पीरियड है। ये आपको थोड़ा दिमाग में रहना चाहिए, हम बार बार उसको रिपीट करते रहेंगे, दिमाग में ऑटोमेटिक रह जाएगा। ओके, इसका आंसर बनता है C। देखिए यहाँ पे मैंने मैप में भी देखा है, यहाँ पे कश्मीर के अंदर बुर्जा होम है, ये मेहरगढ़ है पाकिस्तान के अंदर। ओके, और ये भीमबेटका मध्य प्रदेश के अंदर। मेहरगढ़ के अंदर क्या था, मेहरगढ़ के अंदर था कि 8,000 साल पहले लोगों ने यहाँ सेटलमेंट रहना शुरू कर दिया था। बुर्जा होम के अंदर क्या था, बुर्जा होम के अंदर था कि लोगों यहाँ पे गड्ढे के अंदर अपना घर बनाकर रहने की एक यहाँ पे सिस्टम थी। और वहाँ पे लैडर मतलब सीढ़ी भी मिली है अंदर जाने के लिए गड्ढे के अंदर। ओके, और वहाँ पे जो आग के अवशेष अंदर भी मिले बाहर भी मिले, मतलब लोग अपने मौसम के हिसाब से खाना बाहर भी बनाते थे अंदर भी बनाते थे, ऐसा बुर्जा होम के अंदर। ओके, ये भीमबेटका है। और भीमबेटका जो है वो कहाँ है, जो रायसेन डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, वहाँ पे। और करनूल, यहाँ पे देखिए करनूल के अंदर क्या मिला है, यहाँ पे जो आग, यहाँ भी आग के अवशेष मिले हैं यहाँ पे। ओके, हाँ, यहाँ पे हुंसगी जो है ये कर्नाटका के अंदर है, ये आंध्र प्रदेश के अंदर है करनूल। तो हुंसगी के अंदर क्या था कि यहाँ पे फैक्ट्री हो ऐसा मालूम पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेपन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में वेपन हमें मिले थे। ओके दोस्तों, ओके हाँ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर क्रिएटेड बाय। ओके, एक क्यों न्यूज़ में मैं पहले बता देता हूँ। अभी जो न्यू कॉपरेशन मिनिस्ट्री जो है, ओके, वो बनाई गई है और इस वजह से न्यूज़ में है मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन। ओके, तो इसमें आप अटेम्प्ट करिए क्या आंसर आता है इसमें। ओके दोस्तों, इसमें आंसर आता है प्रेसिडेंट। ओके, क्योंकि जो आर्टिकल 77 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 77, उसमें लिखा हुआ है कि भारत सरकार का जो कार्य है उसका संचालन किया जाएगा। ओके, और उसमें 77 में एक और भी बात लिखी हुई कि जितने भी कार्यपालिका के कार्य है जितने भी, वो
माना जाएगा राष्ट्रपति के नाम से हुए हैं, ऐसा लिखा हुआ है 77 के अंदर। और एक बात है, जो ये मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट निकल के आता है ना, वो आर्टिकल 77 सब क्लोज 3 यहाँ से निकल के आता है। ओके, क्योंकि आर्टिकल 77 और सब क्लोज 3 में लिखा हुआ है कि भारत का जो राष्ट्रपति है, भारत का जो प्रेसिडेंट है, वो सरकार के कार्य और सुविधापूर्वक हो। ओके, सरकार का जो कार्य हो उसको और सरल हो, और मंत्रियों का जो मिनिस्टर है उसका काम का जो आवंटन है, उसको जो दिया जाता है, उसके लिए प्रेसिडेंट रूल बना सकते हैं। तो उसके लिए जो रूल बना सकते हैं ऐसा उसमें लिखा हुआ है, तो उसी का आर्टिकल 77 ओके और सब क्लोज 3 उसका यूज़ करके एक रूल लाया गया था, अलोकेशन ऑफ बिजनेस ओके रूल्स 1961 ओके, ये लाया गया था। और इसी के तहत जो है वो मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट बनाए जाते। ओके, इतना क्लियर है दोस्तों? हाँ, इसमें आएगा प्रेसिडेंट, आंसर आएगा। ओके, और मैं बातें आपको बताऊँ, इसके अंदर प्रेसिडेंट भी दिया है। तो प्रेसिडेंट आर्टिकल पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल कहाँ पे लिखा हुआ है? आर्टिकल लिखा हुआ है 52, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, लिखा हुआ है आर्टिकल 52 में। ओके, और यहाँ पे पार्लियामेंट भी दिया हुआ है। पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट जो है वो आर्टिकल 79 के अंदर है। ओके, भारत की एक संसद होगी, उसमें राष्ट्रपति होगा, उसके अंदर लोकसभा होगी और राज्यसभा होगी, और तीनों चीज़ों को मिलाकर एक पार्लियामेंट बनेगा, ऐसा लिखा हुआ है 79 के अंदर। ओके, और एक प्राइम मिनिस्टर दिया हुआ है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो आर्टिकल 74 के अंदर है। ओके, हाँ, तो पार्लियामेंट के बारे में बात निकली तो मैं बता दूं आपको, पार्लियामेंट के अंदर जो है वो लोकसभा है, राज्यसभा है, और राज्यसभा के बारे में लिखा हुआ है आर्टिकल 80 के अंदर। ओके, काउंसिल ऑफ स्टेट और 81 जो है वो उसके बारे में, लोकसभा के बारे में लिखा हुआ है आर्टिकल 1 के अंदर। ओके, वो क्या है? हाउस ऑफ द पीपल 81 है, और काउंसिल ऑफ द स्टेट राज्यसभा जो है 80 के अंदर है। ओके, इसके अंदर आएगा आंसर ए, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर कंटेन, ये अभी जो 2017 का जो एग्ज़ाम हुआ था APFO का, उसके अंदर भी एक क्वेश्चन था। ब्लीचिंग पाउडर के अंदर क्या होता है? ओके, नाइट्रोजन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ओके, अटेम्प्ट करिए आप इसको एक बार। इसका आंसर आएगा दोस्तों सी, क्लोरीन। ओके, और इसको क्लोरीन पाउडर से भी जाना जाता है, क्लोरीन पाउडर नाम से भी जाना जाता है इसको। ओके, और इसके अंदर जो है दोस्तों वो होता है, एक तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके, दूसरा होता है कैल्शियम क्लोराइड। ओके, तीसरा होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ओके, इनसे मिलकर ये ब्लीचिंग पाउडर बनता है, और उसको क्लोरीन पाउडर भी कहा जाता है। क्लोरीन हाइड्रोक्साइड होता है, क्लोरीन हाइड्रोक्लोराइड होता है, और सॉरी कैल्शियम क्लोराइड होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। ओके, हाँ, इसके अंदर आएगा आंसर सी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फ्रीडम मूवमेंट। इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के बारे में हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है। ओके, तो पहला क्या स्टेटमेंट है? द सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड इन
कलकत्ता इन 1906। ओके, तो 1906 का जो सेशन हुआ था एनसी का, वो कलकत्ता के अंदर हुआ था। ओके, दूसरा स्टेटमेंट क्या है? इन द 1906 फिरोज शाह मेहता वॉज द प्रेसिडेंट इन द कलकत्ता सेशन आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था वो वहाँ पे कलकत्ता के अंदर, उसके प्रेसिडेंट फिरोज शाह मेहता थे। ओके, और तीसरा क्या स्टेटमेंट है? मॉडरेट हैड लॉन्च ए कैंपेन टू स्प्रेड द स्वदेशी मूवमेंट ऑल ओवर द इंडिया। तो जो मॉडरेट जो थे, जो नरम दल के लोग थे, ओके, वो उसने उसका एक कैंपेन उसने कैंपेन लॉन्च किया था कि स्वदेशी मूवमेंट को पूरे भारत के अंदर फैलाया जाए। और दूसरा स्टेटमेंट है, कह रहा है कि फिरोज शाह मेहता प्रेसिडेंट थे, कलकत्ता सेशन आईएनसी 1906 में जो हुआ था। ओके, हाँ, तो इसमें अटेम्प्ट के लिए जो कौन सा आंसर आपको सही लगता है? विच अबाउट द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इसमें दोस्तों एक बात पकड़िएगा, इसमें लिखा हुआ है नोट करेक्ट। ओके, कौन सा सही नहीं है वो बताना है आपको। तो सही है उसको छोड़ दीजिए। ओके, आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब इसका आंसर आता है पहला जो है 1906 का जो सेशन हुआ था एनसी का, कलकत्ता में हुआ था, ये बात सही है। ओके, लेकिन दूसरा जो स्टेटमेंट फिरोज शाह मेहता थे, वो फिरोज शाह मेहता नहीं थे, दादा भाई नेहरू जी वहाँ पे 1906 के सेशन में प्रेसिडेंट थे, तो दूसरा गलत हो गया। और मॉडरेट लोगों का एक कभी ये कैंपेन लॉन्च नहीं किया था कि पूरे भारत में उसको लेके जाइए। एक्सट्रीमिस्ट लोगों का काम, उसका कैंपेन था कि पूरे भारत में ले जाए। इस वजह से दूसरा भी गलत हो जाता है। तीसरा भी एक्चुअल में गलत है, लेकिन हमारे आंसर के हिसाब से वो सही है। तो दूसरा और तीसरा हमारा आंसर सही बनता है। ओके, हाँ, तो 1900 ये जो है स्वदेशी मूवमेंट का पूरा मामला है, और स्वदेशी मूवमेंट के बारे में पूरा आपको एक थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ स्वदेशी मूवमेंट के बारे में। 1903 के अंदर जो है वो स्वदेशी मूवमेंट जो है उसके बारे में सिर्फ ऐसे ही अनाउंस किया गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लागू नहीं किया गया था। फिर 1905 की अगस्त को, जुलाई को, माफ़ कीजिएगा, जुलाई के अंदर 1905 की जो जुलाई थी, जुलाई 1905 के अंदर जो दूसरी बार अनाउंस किया गया, अभी लागू नहीं किया गया बंगाल पार्टीशन को। गए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दूसरी बार अनाउंस किया जुलाई 1905 के अंदर। अब जो वहाँ उस समय के जो नेता थे, ओके, उसको एक कंफर्म अब हो रहा था कि अब ये बंगाल का पार्टीशन करके रहेंगे, क्योंकि 1903 से कह रहे किया नहीं, लेकिन जुलाई में जो कहा ब्रिटिश गवर्नमेंट करके रहेंगे। तो क्या क्या कि 7 अगस्त को अब इस लोगों को कंफर्म हो गया। तो उन्हें 7 अगस्त 1905 के अंदर कलकत्ता के अंदर, कलकत्ता का जो टाउन हॉल है वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए, और उसने क्या किया, स्वदेशी जो मूवमेंट है, स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च कर दिया। यहाँ पे अभी बंगाल का पार्टीशन हुआ नहीं है फाइनल, देखिएगा 7 अगस्त को बंगाल का पार्टीशन फाइनल हुआ नहीं था, अनाउंस किया गया। तो 7 अगस्त 1905 को ये स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च कर दी। ओके, फिर क्या हुआ, तो बंगाल का पार्टीशन हुआ कब फाइनली? तो वो दोस्तों हुआ, जो एग्जैक्ट उसकी डेट है 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 को फाइनली जो है वो लागू कर दिया इसको, बंगाल पार्टीशन को। ओके, हाँ, और 1905 का इसमें जो सेशन है वो है उस, अच्छा पहले इसको मिटा ही देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। 1906 पहले 1905 का जो सेशन हुआ था उसके अंदर दोस्तों बनारस में सेशन हुआ था, पहली बात तो 1905 का। ओके, और वहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले जी वहाँ पे प्रेसिडेंट थे। ओके, और गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में और एक बात जान लीजिए, उसने सर्वेंट ऑफ
इंडिया सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी उसने शुरू की थी, डेक्कन सभा भी उसने शुरू की थी। ओके, अब 1906 के सेशन के ऊपर आते हैं हम। उन्नीस सौ छः का जो सेशन था वहाँ पे दादा भाई नेहरू जी वहाँ पे प्रेसिडेंट थे। ओके, उसके प्रेसिडेंट थे इस सेशन के। ओके, दूसरी बात क्या है, उसके दादा भाई नेहरू जी के बारे में कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट, वो जानना ज़रूरी है। दादा भाई नेहरू जी जो है उसने 1854 के अंदर 1854 के अंदर एक एंग्लो गुजराती न्यूज़पेपर शुरू किया था और वो उसका नाम था रास्त कोफ्तार। ओके, उसका नाम था रास्त कोफ्तार। और दादा भाई नेहरू जी के बारे में और मैं बात बताऊं आपको तो जो है 1886 का जो सेशन हुआ था, ओके, आईएनसी का, वहाँ पे वो प्रेसिडेंट थे। ये सेशन भी कलकत्ता के अंदर ही हुआ था। ओके, और एक बात आप जान लीजिए कि 1892 के अंदर वो पहले इंडियन थे, ओके, फर्स्ट इंडियन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के अंदर वो इलेक्ट होकर गए थे। वो पहले इंडियन थे 1892 के अंदर, और वो फिन्सबरी जो है वहाँ से जीत के गए थे 1892 के अंदर। ओके, और बात है दादा भाई नेहरू जी के बारे में मैं आपको बताऊँ तो उसने जो 1902 के अंदर उसने अपनी किताब जो है पोवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वो इसने किताब पब्लिश की थी, वो 1902 के अंदर था। ओके, हाँ हाँ, और उसकी ही जो एक और बात दादा भाई नेहरू जी के बारे में आपको बता दूं कि वो उसकी जो सेक्रेटरी थी वो पर्सनल सेक्रेटरी मैडम भीकाजी कामा थी। और मैडम भीकाजी कामा के बारे में एक बात है कि 22 अगस्त 1907 के अंदर जो स्टटगर्ट जर्मनी है वहाँ पे एक नेशनल सेकंड सोशल कांग्रेस हो रही थी। ओके, और वहाँ पे जाकर उसने फ्लैग, भारत का झंडा वहाँ पे फहराया था। ये मैडम भीकाजी के बारे में, मैडम भीकाजी कामा जी के बारे में ये बात आपको पता होनी चाहिए। ओके, हाँ हाँ, मैंने दादा भाई नेहरू जी के बारे में तकरीबन सारी बातें आपको बता दी है। और फिरोज शाह मेहता जो थे वो 1890 के सेशन के अंदर वो प्रेसिडेंट थे, और 1890 के अंदर जो बाल गंगाधर तिलक है उसने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की थी। ओके, तो इसमें हमारा आंसर 2 और 3 आता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? एक क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑथर ऑफ गांधी एज अ महात्मा। गांधी एज ए महात्मा के ऑथर कौन थे? ओके, गांधी एज ए महात्मा, अटेम्प्ट कर लीजिए आप एक बार इसको। हाँ, गांधी एज ए महात्मा जो किताब है उसका पूरा नाम है गांधी एज ए महात्मा गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, ऐसे किताब का पूरा नाम तो मैं आपको ही बता रहा हूँ, ईस्टर्न यूपी। ओके, और 1921 से लेकर 1922 तक ये पूरा ये किताब का नाम है। और इसको लिखी हुई है शाहिद आमीन जी। ओके, इसमें आंसर आएगा बी, शाहिद आमीन ने इस किताब को लिखा है। ओके, हाँ, आंसर इसमें आएगा हमारा बी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है रिलीज करती है? ओके, अटेम्प्ट कर लीजिए आप एक बार। इसमें आएगा आंसर यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके द्वारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज किया जाता है। ओके, और 3 डायमेंशन है उसके अंदर, मल्टी डायमेंशन अंदर 3 डायमेंशन है। ओके, कौन सा है? पहला है एजुकेशन, एजुकेशन है पहला। दूसरा है हेल्थ, तीसरा जो है लिविंग स्टैंडर्ड, ओके, ये 3 डायमेंशन वहाँ पे काउंट किए जाते हैं और उसके हिसाब से
मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बनाया जाता है। ओके। और बात मैं बताऊं, INDP जो है इसके और भी जो है दो इंडेक्स रिलीज़ किए जाते हैं। एक तो है जेंडर अनइक्वालिटी जेंडर इक्वालिटी रिपोर्ट, दूसरा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एक और रिपोर्ट है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। ये सारे इसके द्वारा UNDP के द्वारा पब्लिश किए जाते, रिलीज़ किए जाते। ओके। हाँ, और UNDP जो है वो बनी थी 22 नवंबर 1965 के अंदर। ओके। उसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यूयॉर्क के अंदर है। ओके। अभी जो उसके हेड है वो है अजीम स्टैनर, उसके हेड है। अभी जो चेयरमैन है वो अजीम स्टैनर है। ओके। UNDP के बारे में सारी बातें हैं। ओके, ये देख लीजिए UNDP। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ल्ड कॉटन डे ऑब्जर्व ऑन, कब वर्ल्ड कॉटन डे ऑब्जर्व किया जाता है। ओके। वर्ल्ड कॉटन डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है 7 अक्टूबर को। वर्ल्ड जो कॉटन डे है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है, वो किया जाता है 7 अक्टूबर को। ओके। ओके, 7 अक्टूबर को इसको ऑब्जर्व किया जाता है। अभी ये क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि जो पहले जो भारत का प्रीमियम कॉटन ऑफ इंडिया, उसको उसका ब्रांड नाम दिया गया है क्या, कस्तूरी कॉटन। इसको ब्रांड नाम दिया गया है, इस वजह से ये न्यूज़ में है। ओके। और जो चाइना है वो फर्स्ट रैंक पे है कॉटन का प्रोडक्शन के अंदर। ओके। और सेकंड जो है वो कौन है, इंडिया है कॉटन के प्रोडक्शन के अंदर। ओके। एक और बात जान लीजिए कि जो कॉटन कोऑपरेशन ऑफ इंडिया जो है, कॉटन कोऑपरेशन ऑफ इंडिया, वो 1917 में बनाया गया था दोस्तों, ये बात याद रखें। फिर जो उसका हेड क्वार्टर है बॉम्बे के अंदर है। ओके। उसका जो हेड है वो है प्रदीप कुमार अग्रवाल, मतलब उसके चेयरमैन और जो MD है वो उसके प्रदीप कुमार अग्रवाल जी। ओके। वर्ल्ड कॉटन डे। आज के लेक्चर में दोस्तों इतना ही, और भी हम मज़ेदार MCQ लाते रहेंगे आपके लिए, आप देखते जाए और जितना जितना आपको अच्छा लगे आप इसको ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे।